हरे कृष्णा मेरे छोटे भाई बहनों, आपका अपने ही यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10th सामाजिक विज्ञान के ओरिजिनल पेपर को, जो आपका अर्धवार्षिक पेपर हुआ है, उसके सभी प्रश्नों के आंसर को जानने वाले हैं तथा आपका इस वीडियो के माध्यम से रिवीजन भी हो जाएगा। तो आप देख सकते हो, ये हमारे पास कक्षा 10th अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का ओरिजिनल पेपर है, जो कि सामाजिक विज्ञान का है। तो इसी के हम आंसर्स को जानने वाले हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका जो अर्धवार्षिक पेपर में पहला प्रश्न आया था, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सा 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 2, देशों के तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देशों के तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सा वैश्वीकरण। देशों की तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। एंड हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 3, कॉमन लॉ किस देश में लागू किया गया? कॉमन लॉ किस देश में लागू किया गया था? तो विद्यार्थियों, जो कॉमन लॉ था वह किस देश में लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बा, ब्रिटेन में कॉमन लॉ लागू किया गया था। किस देश में? ब्रिटेन में। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 4, जे.एन. टाटा ने भारत में प्रथम लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया? तो जे.एन. टाटा ने भारत में प्रथम लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन आ, जमशेदपुर में जे.एन. टाटा ने भारत में प्रथम लौह एवं इस्पात संयंत्र का स्थापित किया था। एंड हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 5, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीक किस देश में विकसित हुई थी? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीक किस देश में विकसित हुई थी? ऑप्शन बा, चीन देश में विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीक विकसित हुई थी। तो विद्यार्थियों, हमने जो क्वेश्चन कराए थे इम्पोर्टेंट 10th क्लास के, वही क्वेश्चन आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आए हैं। जिन विद्यार्थियों ने हमारी वीडियो को देखा है, उन विद्यार्थियों ने तो इस पेपर को अवश्य आसानी से कर दिया होगा। तो विद्यार्थियों, आप अगर इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे हमारी हर वीडियो आपको मिल सकेगी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 6, निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन द, उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेती की जाती है। ठीक है, तो विद्यार्थियों, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि प्रश्न 6 तक किस किस विद्यार्थियों का सही आंसर था। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 7, काली मृदा पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? काली मृदा पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन आ, कपास। काली मृदा पर कपास की फसल उगाई जाती है। एंड हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 8, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन आ, 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपके अर्धवार्षिक में आ सकता। तो विद्यार्थियों, आपका ये प्रश्न अर्धवार्षिक पेपरों में आया था। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 9, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन आ, दालें। विद्यार्थियों, दालें जो हैं वो फलीदार फसल है। एंड हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 10, भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। तो विद्यार्थियों, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो इसका सही आंसर होगा विद्यार्थियों ऑप्शन आ, 1853 में भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 11, भारत में करेंसी नोट जारी किए जाते हैं। तो भारत में
करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा भारत में करेंसी नोट जारी किए जाते हैं, जिसे हम आरबीआई बोलते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो विद्यार्थियों प्रश्न 11 तक किस किस विद्यार्थियों के एकदम सही हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अवश्य बताना। ठीक है, किस किस विद्यार्थियों ने प्रश्न 11 तक सही किया है। तो विद्यार्थियों अब हमारा प्रश्न 12 है। हमारे जो एमसीक्यू थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, अब रिक्त स्थान है आपके। तो आपका प्रश्न 12 है, चंपारण में खालिस्तान उगाने वाले किसानों का विद्रोह हुआ। चंपारण में खालिस्तान उगाने वाले किसानों का विद्रोह हुआ, तो आपके जो ऑप्शन है नील या अनाज, तो इसमें से क्या आएगा? तो विद्यार्थियों इसमें से आएगा नील। चंपारण में नील उगाने वाले किसानों का विद्रोह हुआ था। तो विद्यार्थियों प्रश्न 13 है, प्रथम महायुद्ध मुख्य रूप से खालिस्तान महाद्वीप में लड़ाया गया। तो प्रथम महायुद्ध मुख्य रूप से किस महाद्वीप में लड़ा गया था? तो इसका जो आंसर है वो है यूरोप में प्रथम महायुद्ध लड़ा गया था, तो इसके खालिस्तान में आएगा यूरोप। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 14, मार्टिन लूथर खालिस्तान का एक धर्म सुधारक था। मार्टिन लूथर खालिस्तान का एक धर्म सुधारक था, तो इसके खालिस्तान में क्या आएगा? तो इसके खाली स्थान में आएगा जर्मनी। मार्टिन लूथर जर्मनी का एक धर्म सुधारक था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 15, पृथ्वी के लगभग खालिस्तान भाग पर जल पाया जाता है। पृथ्वी के लगभग खालिस्तान पर जल पाया जाता है, तो इसके खालिस्तान में क्या आएगा? तो इसके खालिस्तान में आएगा 3/4 भाग पर जल पाया जाता है। पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग पर जल पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 16, तृतीयक क्षेत्र को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो इसके खालिस्तान में क्या आएगा? इसके खालिस्तान में आएगा सेवा क्षेत्रक। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 17, लोकतंत्र में शासन की अंतिम शक्ति खालिस्तान के हाथों में रहती है। तो लोकतंत्र में शासन की अंतिम शक्ति खालिस्तान के हाथों में रहती है, तो इसके खालिस्तान में क्या आएगा? तो इसके खालिस्तान में आएगा जनता। लोकतंत्र में शासन की अंतिम शक्ति जनता के हाथों में रहती है। तो इसी प्रकार से हमारे जो रिक्त स्थान थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो विद्यार्थियों प्रश्न 17 तक किस किस विद्यार्थियों के सही थे, आप नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। तो हमारा प्रश्न 18 है, भारत में कौन सी शासन व्यवस्था लागू है? तो भारत में कौन सी शासन व्यवस्था लागू है? तो इसका सही आंसर है, तो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था लागू है। तो ठीक है विद्यार्थियों, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था लागू है। हमारा प्रश्न 19 है। प्रश्न 19 क्या है? भारत में जनगणना कितने वर्ष पश्चात होती है? तो विद्यार्थियों भारत में जनगणना 10 वर्ष पश्चात होती है। ठीक है बच्चों, तो भारत में प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात ही जनगणना होती है। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 20, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो विद्यार्थियों बताओ भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो विद्यार्थियों मैंने कई बार बताया है कि भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो इस प्रश्न का आंसर कौन कौन अच्छे से करके आया है नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताओ। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 21, हिंदू स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदू स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो विद्यार्थियों हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी थे, जो कि 1919 में यह पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी थी। ठीक है बच्चों, तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 22, भारत में वनों को कितने भागों में बांटा गया है? भारत में वनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो भारत में वनों को 3 भागों में बांटा गया है, आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण। ठीक है बच्चों, भारत में वनों को 3 भागों में बांटा गया है, आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 23, इंग्लैंड का कौन सा शहर फिनिशिंग सेंटर के नाम से जाना जाता है? इंग्लैंड का कौन सा शहर फिनिशिंग सेंटर के नाम से जाना जाता है?
तो इंग्लैंड का लंदन शहर फिनिशिंग सेंटर के नाम से जाना जाता है। कौन सा शहर? लंदन शहर। ठीक है बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 24। भारत की पहली सूती कपड़ा मिल कहां पर लगी थी? भारत की पहली सूती कपड़ा मिल कहां पर लगी थी? भारत की पहली सूती कपड़ा मिल कोलकाता में लगी थी, जो कि 1818 में लगी थी। और भारत की पहली आधुनिक सूती कपड़ा मिल मुंबई में लगी थी। ठीक है बच्चों। भारत की पहली जो सूती कपड़ा मिल थी वो कोलकाता 1818 में लगी थी, और भारत की पहली आधुनिक सूती कपड़ा मिल मुंबई में लगी थी। ठीक है बच्चों। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 25। पंजाब केसरी का प्रकाशन किसने किया था? पंजाब केसरी का प्रकाशन किसने किया था? तो विद्यार्थियों, पंजाब केसरी का प्रकाशन लाला जगत नारायण ने किया था। किसने विद्यार्थियों? लाला जगत नारायण ने पंजाब केसरी का प्रकाशन किया था। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 26। बेल्जियम की राजधानी का नाम बताइए। बेल्जियम की राजधानी का नाम बताइए। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न का आंसर तो आप सभी को आता होगा। बेल्जियम की राजधानी तो हर विद्यार्थियों को पता होगी। तो बेल्जियम की राजधानी का नाम है ब्रुसेल्स। ठीक है बच्चों। बेल्जियम की राजधानी का क्या नाम है? ब्रुसेल्स। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 27, जो आपका अब 2 अंक का है। अब तक आपके एक एक अंक के प्रश्न चल रहे थे, अब आपका 2 नंबर का प्रश्न आ गया है 27 से। जिला मार्ग क्या है? आपको बताना था कि जिला मार्ग क्या है। तो विद्यार्थियों, जिला मार्ग उसे कहते हैं जो सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं, उन्हें जिला मार्ग कहा जाता है। ठीक है बच्चों। जो सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं, उन्हें जिला मार्ग कहा जाता है। ठीक है बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 28वां। सत्याग्रह से क्या अभिप्राय है? सत्याग्रह से क्या अभिप्राय है? तो विद्यार्थियों, सत्याग्रह से अभिप्राय है सत्य के प्रति आग्रह करना। ठीक है बच्चों। सत्य के प्रति आग्रह करना ही सत्याग्रह का अभिप्राय है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 29। जौहर कौन थे? जौहर कौन थे? जौहर उन्हें कहते थे जो उद्योगपतियों द्वारा नौकरी चाहने वाले लोगों को भर्ती करने के लिए गए लोग थे, उन्हें जौहर कहा जाता था। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 30। कैलीग्राफी क्या है? कैलीग्राफी क्या है? तो विद्यार्थियों, आपको बताना है कि कैलीग्राफी क्या है। तो इसका आंसर है लेखन और पत्राचार का एक कलात्मक रूप ही कैलीग्राफी कहलाता है। ठीक है बच्चों। लेखन और पत्राचार का एक कलात्मक रूप कैलीग्राफी कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 31। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था? तो इसका बच्चों आंसर है एक ऐसा कानून था जिसके जरिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर नियंत्रण रखा था। ठीक है बच्चों। वो ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कहलाया था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 32। पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? तो विद्यार्थियों, इसका आंसर है सभी जीवित और निर्जीव चीजों, पौधों, जानवर, जीव, सूर्य, जल, जलवायु आदि के बीच एक जटिल संबंध जो एक दूसरे के साथ परस्पर किया करता है, उसे ही पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। बच्चों इसकी परिभाषा थोड़ी अलग भी हो सकती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 33। 33 प्रश्न क्या है? लौह खनिज और अलोह खनिज किसे कहते हैं? लौह खनिज और अलोह खनिज बच्चों किसे कहते हैं, आपको ये बताना था। तो बच्चों इसका आंसर है जिस धात्विक खनिजों में लोहा होता है, जिस धात्विक खनिजों में लोहा होता है उन्हें लौह खनिज कहते हैं, जबकि जिनमें लोहा नहीं होता उन्हें अलोह खनिज कहते हैं। ठीक है बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 34। भारतीय मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? भारतीय मृदा को बच्चों कितने भागों में बांटा गया है? तो भारतीय मृदा को 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है बच्चों। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 35। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं बच्चों? तो इसका आंसर है बच्चों धर्मनिरपेक्षता से आशय है कि देश में किसी भी धर्म को राष्ट्र धर्म नहीं माना जाएगा और ना ही सरकार किसी भी धर्म के प्रति झुकाव रखेगी। ठीक है बच्चों। उसे ही धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। ठीक है बच्चों। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 36।
वाहन चलाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो विद्यार्थियों, आपको इस प्रश्न का आंसर सभी विद्यार्थियों को मुझे पता ही होगा। वाहन चलाते समय विद्यार्थियों, अगर आप मोटरसाइकिल बाइक चलाते हैं तो आपको हेलमेट लगाना चाहिए, ड्राइवर लाइसेंस बनवाना चाहिए, ठीक है बच्चों। दो से ज़्यादा सवारियों को एक साथ नहीं बैठाना चाहिए। अगर आप कार चलाते हैं तो आपको सीट बेल्ट लगानी चाहिए, ठीक है बच्चों। और आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवाना चाहिए। आपको दो एक बात लिखनी, ठीक है बच्चों, 2 ही अंक का था ये प्रश्न आपका। तो विद्यार्थियों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 37, स्वच्छ भारत अभियान के बारे में लिखिए। स्वच्छ भारत अभियान के बारे में आपको लिखना था। तो स्वच्छ भारत अभियान 2015 में चलाया गया था। यह स्वच्छ भारत अभियान केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया था। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चलाया था, ठीक है बच्चों, 2 अक्टूबर को। तो आपको स्वच्छ भारत के बारे में थोड़ा बहुत लिखना था, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 38, खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या अंतर है। आपको ये खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में दो एक अंतर बताना है, ठीक है बच्चों, आपको देख लेना इनको। तो एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 39, लैंगिक विभाजन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आपको लैंगिक विभाजन का अर्थ स्पष्ट करना था। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 40, कर्तन दहन कृषि क्या है। कर्तन दहन कृषि में आपको बताना था ये है क्या है। एंड बच्चों, अगला प्रश्न था प्रश्न 41, सड़क परिवहन की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। आपको सड़क परिवहन की उपयोगिता को स्पष्ट करना था, ठीक है बच्चों, ये आपका 3 अंक का था। एंड अगला प्रश्न है जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार हुआ था, स्पष्ट कीजिए। ये आपका 5 अंक का था, ठीक है बच्चों, आपको पूरा वर्णन करना था जर्मनी के एकीकरण। इसके अथवा में है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। आपको महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 के उद्देश्यों की पूरी तरीके से व्याख्या करनी थी। ये भी आपका 5 ही अंक का था। तो बच्चों, मैंने आपको पहले बताया था कि जर्मनी का एकीकरण या इटली का एकीकरण, इनके बारे में तो आपको क्वेश्चन आएंगे ही 3 या 4 नंबर। तो बच्चों, आपको इनको तो अच्छे से देख लेना है। जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, इन सभी को तो आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है बच्चों। आपके और भी प्रश्न आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न 43, सांप्रदायिकता राजनीति में अनेक रूप धारण कर सकती है, किन्हीं 4 रूपों की विवेचना कीजिए। ये भी आपका 5 अंक का था, ठीक है बच्चों। एंड इसके अथवा में भी है बच्चों, इसके अथवा में क्या है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित। तो बच्चों, आपको भारत का मानचित्र दे दिया गया था, आपको इन सभी को अंकित करना था। भारत के मानचित्र में अमृतसर, बोकारो, कांडला, मारमागांव और सांगानेर हवाई अड्डा को अंकित करना था अपने भारत के मानचित्र में, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो विद्यार्थियों, हमारे जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। एंड आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका सोशल साइंस का एग्जाम कैसा गया था एंड आपके कितने अंक बन सकते हैं। तो विद्यार्थी, हमारी जो वीडियो है कंप्लीट हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।